जी वर्ड स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ रूबी और मैं आपको 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलो आज हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर आवर्तबीजी पादपों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स अर्थात आवर्तबीजी पादप क्या होते हैं। तो आवर्तबीजी पादप वे पादप होते हैं जिनके फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे सेब, सेब के फलों के अंदर बीज पाया जाता है। अब हम बात करते हैं आवर्तबीजी पादपों में जनन। जनन की आवर्तबीजी पादपों में जनन की मुख्यतः दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली विधि है लैंगिक जनन। कौन सी है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अर्थात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरी है लैंगिक जनन। कौन सी है? लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन। अब हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन के अंदर वह उस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है जिसके अंतर्गत अर्धसूत्रीय विभाजन और युग्मक संलयन नहीं पाया जाता है, इसमें उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में जो उत्पन्न हुई संतति होती है वह आनुवांशिक रूप से अपने जनक पादप के समान ही होती है। अर्थात जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति होगी उसमें जो विशेषताएं होंगी वह उसके जनक पादप से मिलती है। और इसके बाद हम अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में बात करेंगे। तो अलैंगिक जनन की मुख्यतः दो विधियों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसकी दो विधियां हैं। पहली है अनिषेक बीजता। कौन सी? अनिषेक बीजता अर्थात एगमस फर्मी। अनिषेक बीजता अर्थात एगमस फर्मी। और दूसरी है कायिक प्रवर्धन। कौन सी? कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन सी है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अनिषेक बीजता के अंतर्गत बिना बीज के, बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता था। बिना निषेचन के बीज अर्थात भ्रूण का निर्माण होने की प्रक्रिया को हम अनिषेक बीजता कहते हैं। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन की। किसकी बात करते हैं? कायिक प्रवर्धन की। तो कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत जो पौधे का रूपांतरण होता है अर्थात नए पौधे का जो निर्माण होता है वह जड़ों से न होकर के वह बीजों द्वारा न होकर के किसके द्वारा होता है? बीजों द्वारा न होकर के पौधे के कायिक भाग द्वारा जैसे जड़, तना, मूल इत्यादि के द्वारा इसका क्या होता है? नए पौधे का निर्माण होता है। अब इसके साथ कायिक प्रवर्धन में जो पौधे का जो पार्ट हिस्सा लेता था, जो भाग उपयोग में लिया जाता है उसे हम प्रवर्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवर्ध। जैसे अगर हमने तने से नए पौधे का विकास हो रहा है तो तना क्या हो गया? प्रवर्ध हो गया। तना क्या हो गया? प्रवर्ध। अगर जड़ों द्वारा हो गया तो जड़ हो गया प्रवर्ध। इसी प्रकार अगर जननांगों द्वारा हो गया तो जननांग हो गए प्रवर्ध। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन की विधियां। कायिक प्रवर्धन भी निम्न दो प्रकार से होता है। कौन सा? पहला प्राकृतिक अर्थात नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और दूसरा कृत्रिम अर्थात आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो प्राकृतिक प्रोपोगेशन होता है, प्राकृतिक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, वे पौधों के निम्न भागों द्वारा किया जा सकता है। कौन कौन से भागों द्वारा किया जा सकता है? तो पहला किया जाता है जड़ों द्वारा। किसके द्वारा हो सकता है? जड़ों द्वारा। फिर दूसरा मूल द्वारा अर्थात रूट्स के द्वारा। फिर तीसरा कर सकते हैं पत्तियों के द्वारा अर्थात लीव्स के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन हो सकता है। फिर चौथा करते हैं जननांगों द्वारा। किसके द्वारा? जननांगों के द्वारा। फिर अब इनके बारे में बात करें। जड़ों द्वारा जो कुछ पौधे इस प्रकार काष्ठीय पादप होते हैं, उनमें जो जड़ें हैं वे प्ररोह उत्पन्न करती है, अंकुरित होने लग जाती है, जिससे कुछ समय पश्चात एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाती है। जैसे जड़ों से जैसे आगे शीशम, नीम इत्यादि। शीशम और नीम। इसके साथ साथ कुछ पादपों में जड़ों में बढ़ रहे कुछ पादपों में कंदीय मूल होती है जो अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करती है, जो ना मात्र पादप अर्थात जनक पादप के समान ही नए पादप का निर्माण करती है। इसके एग्जाम्पल है डहेलिया और शकरकंद। क्या क्या है? डहेलिया और शकरकंद। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मूल अर्थात रूट्स के द्वारा कायिक प्रवर्धन। किसके द्वारा? रूट्स नहीं, जड़ों, तनों के द्वारा। किसके द्वारा? तनों द्वारा। किसके द्वारा? तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन में क्या होता है? जो रूपांतरित तने होते जैसे प्रकंद,
कंद, शल्क कंद, भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, इनमें ना जो ये अनुकूल परिस्थितियां होती है उसमें एक नए पादप का निर्माण करती है। जैसे आपने आलू उसकी जो आंखें होती है था, जो ग्रीन ग्रीन आलू बहुत दिनों बाद ग्रीन ग्रीन उसमें ना पत्तियां निकलने लग जाती है। अगर इस आलू को अगर हम रोपित कर दे तो एक नए पादप के रूप में विकसित हो सकता है। अर्थात ये कि उसके द्वारा क्या, तनों के द्वारा क्या हो गया, कायिक परिवर्तन। तो जो आलू की आंखें होती है उसमें तनों के द्वारा क्या होता है, कायिक परिवर्तन होता है। फिर बात करते हैं पत्तियों की। पत्तियों में क्या होता है, जो ब्रायोफिलम मतलब पत्थर चट्टा होता है उसके जो किनारे, जैसे ये हमारी क्या हो गई ब्रायोफिलम की पत्ती, तो इसके जो किनारे हैं वे ना अपने स्थानीय कलिकाएं निर्मित करते हैं। जब ये पत्ती मुख्य पादप से अलग हो जाती है तो एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ लिया हमने, पत्तियों का ब्रायोफाइटा अर्थात पत्थर चट्टा। फिर एक और इसका एग्जाम्पल है बिगोनिया पादप। कौन सा है, बिगोनिया। कौन सा पादप है, बिगोनिया। जो बिगोनिया पादप होता है उसकी जो पर्ण संध्या, तो जो पर्णव्रंथ, जैसे बिगोनिया पादप का शेप कुछ ऐसा होता है, तो इसकी जो यहाँ पे ये पर्णव्रंथ है, क्या है, पर्णव्रंथ। यहाँ पे ना कुछ अपस्थानिक कलिकाएं या इसकी जो पर्णशिराएं हैं, यहाँ पे अपस्थानिक कलिकाएं का निर्माण हो जाता है। किसका, अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण हो जाता है, जो कुछ समय पश्चात मुख्य पादप, जनक पादप से अलग होने के बाद एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन हो गया। अब क्यों है, जननांगों द्वारा कायिक परिवर्तन। किनके द्वारा, जननांगों द्वारा। किसके द्वारा बच गया हमारा, जननांगों द्वारा। तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें जो पुष्पीय कलिकाएं होती है उनके स्थान पे कुछ पर्ण प्रकलिका बन जाती है, अर्थात बहुकोशिकीय पर्ण प्रकलिका बन जाती है। जैसे ये हमारा तना है, इस पे हमारी पत्ती लग रही है, तो इस पत्ती में यहाँ पे ना एक बहुकोशिकीय संरचना निर्मित हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, पर्ण प्रकलिका। क्या बोलते हैं, पर्ण प्रकलिका। ये पर्ण प्रकलिका जब पादप से अलग हो जाती है तो एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाती है। तो अब हम इसके बाद क्या बात करेंगे, हमने कौन सी पढ़ी, प्राकृतिक विधि पढ़ ली, तो हम पढ़ेंगे इसकी कृत्रिम विधि। तो हम आगे बात करते हैं हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। इसकी बात करते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। और अब हम बात करते हैं इसकी कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये जो है मानव द्वारा निर्मित विधि, किसके द्वारा, मानव द्वारा निर्मित विधि है। और इस विधि का प्रयोग जो है वह वाणिज्यिक रूप से किया जाता है, मतलब वाणिज्यिक कामों के लिए इस विधि को प्रयोग में लिया जाता है। अर्थात व्यापार में जिन पौधे वगैरह का यूज किया जाता है उसके लिए हम कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को यूज में लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की ना मुख्यतः 3 विधियां पाई जाती है। कितनी विधियां पाई जाती है, 3। पहले हम बात करते हैं कर्तन अर्थात कटिंग। इसकी बात करते हैं कर्तन अर्थात कटिंग। फिर दूसरी आती है दाब लगाना अर्थात लेयरिंग। फिर तीसरी विधि आती है, फिर इसकी कौन सी विधि आती है, फिर हम इसकी तीसरी विधि की बात करते हैं जो होता है, तीसरी विधि की बात करते हैं जो होती है रोपण अर्थात ग्राफ्टिंग। क्या होती है, रोपण अर्थात ग्राफ्टिंग। तो कर्तन की बात करते हैं। कर्तन जो है, कर्तन की मुख्यतः कर्तन जो है उसकी मुख्य 2 विधियां पाई जाती है। 2 तरह से कर्तन कर सकते हैं। कौन सा, मूल कर्तन और सेकंड है स्तंभ कर्तन अर्थात स्टेम कटिंग, रूट कटिंग और स्टेम कटिंग। तो मूल कर्तन अर्थात रूट कटिंग में क्या होता है, जो पौधे का मूल भाग होता है उसके टुकड़े कर करके उसे उस प्रकार से रोपित किया जाता है कि जो इस प्रकार से ऊर्ध्व स्थिति में रोपित किया जाता है कि जो अपस्थानिक कलिकाएं होती है वो प्रस्फुटित हो सके और जिससे नए पादप का निर्माण हो सके। जैसे मूल स्तंभ का एग्जाम्पल है नींबू, अमरूद इत्यादि। फिर स्तंभ कटिंग अर्थात स्टेम कटिंग के अंतर्गत क्या होता है, जब पौधे का जो शीर्ष भाग अर्थात स्तंभ होता है उसके टुकड़े करके उसे जमीन में रोपित कर दिया जाता है। उसे जमीन में रोपे जैसे सेब, गन्ना, अंगूर इत्यादि। फिर इसके बाद हम बात करते और फिर कर्तन है ना, कर्तन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। जैसे अगर कर्तन करना है हमें तो हमें निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला, प्रवर्ध की लंबाई। क्या, प्रवर्ध की लंबाई, इसकी प्रवर्ध की लंबाई। और दूसरा, मात्र पादप की आयु। क्या, मात्र पादप की आयु।
और तीसरी ध्यान रखनी चाहिए वातावरण की, अनुकूल वातावरण। क्या होना चाहिए? वातावरण अनुकूल होना चाहिए। अगर इन तीनों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर हम कटिंग करते हैं तो जो उत्पन्न पादप होंगे वे वाणिज्यिक रूप से अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न किए जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं दाब लगाना। दाब लगाने में मुख्यतः दाब लगाने की मुख्यतः दो विधियां हैं। पहला है टीला दाब। कौन सा दाब है? टीला दाब अर्थात माउंट दाब। और दूसरा है वायु दाब या गुट्टी लगाना। वायु दाब या गुट्टी अथवा एयर लेयरिंग। फिर दाब लगाने के अंतर्गत क्या करते हैं? दाब लगाने के अंतर्गत पादप जो होता है उसको मुख्य पादप से, जो जनक पादप होता है उसको जनक पादप से अलग किए बिना ही उसमें अपस्थानिक जड़ें जो है उत्पन्न की जाती है, जो प्ररोह उत्पन्न करती है। अब हम बात करते हैं इसमें टीला दाब। किसकी बात करते हैं? टीला दाब। टीला दाब के अंतर्गत जो पादप का जो झुकी हुई शाखा होती है, पादप की झुकी हुई शाखा को मृदा में इस प्रकार से रोपित किया जाता है कि जो उसमें जो पर्व संध्या होती है, एक से अधिक जो पर्व संध्या होती है मृदा में दब जाए और जिसका ऊपरी शीर्ष भाग जिस पर पत्तियां लगी रहती है वे मृदा के ऊपर ही रहे। तो कुछ समय पश्चात जैसे ये हमारा पादप है तो इसकी जो झुकी हुई पत्तियां हैं, झुकी हुई जो शाखा है उसको हमने क्या कर दिया? रोपित कर दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? टीला दाब। क्या लगा दिया हमने यहाँ पे? टीला दाब। तो अब क्या होगा? तो ये जो पत्तियों वाला भाग है उसको क्या रखेंगे? ऊपर। तो फिर जो पर्व संध्या होती है तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो कुछ समय पश्चात अंकुरित होकर के जड़ें उत्पन्न करने लग जाते हैं। तो कुछ समय पश्चात इस जो ये पादप का जो भाग होता है इसे मुख्य पादप तक इस पादप जनक पादप से काटकर अलग करके रोपित कर दिया जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं इसकी वायुदाब की। वायुदाब के अंतर्गत अर्थात गुट्टी लगाना। वायुदाब के अंतर्गत जो मोटे वृक्ष होते हैं उसकी जो मोटी शाखा होती है उसके ऊपर वलय आकार का उसकी छाल पर वलय आकार का चीरा लगाते हैं और उस चीरे को हम क्या कहते हैं? मांस, गीली मिट्टी या गीली रुई से ढक देते हैं जो इस भाग को क्या नमी प्रदान करता रहता है। जो इस प्रकार से भाग निर्मित होता है। जैसे ये हमारा क्या हो गया? पादप वृक्ष हो गया। इस वृक्ष के ऊपर एक यंत्र फिट कर देते हैं जो है ना इस वलय को जो हमने काट के रुई से ढका था उस वलय को क्या देता है? बूंद बूंद करके जल प्रदान करता है। इसे क्या बोलते हैं? फिर इस भाग को हम कहते हैं गुट्टी। और फिर धीरे धीरे जो ये हमारा गुट्टी होती है उसमें जड़ निर्मित होने लग जाती है। तो कुछ समय पश्चात हम इस भाग को पादप से काट के अलग करके जमीन में रोपित कर देते हैं जो एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाती है। फिर अब हम आगे बात करते हैं किसकी? रोपण की। किसकी बात करते हैं? रोपण के अंतर्गत क्या होता है? इसमें दो अलग अलग किस्म के पादप को जोड़कर एक संयुक्त रूप से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक नए पादप के रूप में वृद्धि कर सके। इसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के पादपों का उपयोग किया जाता है। तो जो अधिक गुणवत्ता अर्थात उच्च गुणवत्ता वाला पादप होता है उसे क्या कहते हैं? हम उच्च गुणवत्ता वाले पादप को हम कहते हैं कलम। क्या कहते हैं? कलम। और जो निम्न गुणवत्ता वाला पादप होता है उसे क्या कहते हैं? हम स्कंद। उसे क्या कहते हैं? हम स्कंद कहते हैं। अब इन कलम और स्कंद की जो धाता जो कैम्बियम होता है उसे इस प्रकार से संयुक्त किया जाता है कि जो उनकी संपर्क होता है कि वो आपस में संपर्क स्थापित कर लेते हैं। फिर अब रोपण की भी मुख्यतः विधियां होती है। पहली विधि की बात करते हैं जीवारोपण या टंग ग्राफ्टिंग। जीवारोपण या टंग ग्राफ्टिंग। जीवारोपण के अंतर्गत क्या होता है? जो पादप होता है, पादप के जो स्कंद और कलम होते हैं, स्कंद और कलम की जो मोटाई है वो हम इसमें समान लेते हैं और इनमें 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगा देते हैं और कलम और स्कंद में एक वी आकार का चीरा भी लगा देते हैं। फिर इन्हें परस्पर आपस में इस प्रकार संयुक्त कर दिया जाता है कि एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके बाद फच्चर रोपण की अर्थात वेज कट। इस फच्चर रोपण के अंतर्गत क्या होता है? फच्चर रोपण के अंतर्गत जो स्कंद होता है, स्कंद और कलम की जो व्यास होता है वो तो सेम रहते हैं, लेकिन स्कंद के अंतर्गत हम वी आकार का चीरा लगाते हैं और जो कलम होता है उसमें वेज आकार का चीरा लगाते हैं, उसमें इस प्रकार का चीरा लगाते हैं और फिर स्कंद के ऊपर हम क्या कलम को अध्यारोपित कर देते हैं। जैसे क्या हो गया? ये कलम को हमने क्या कर दिया? अध्यारोपित कर दिया और फिर इसे हम कस के बांध देते हैं। तो कुछ समय पश्चात एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है। फिर तीसरी आती है किरीट या मुकुट रोपण। किरीट या मुकुट क्राउन ग्राफ्टिंग। किरीट या मुकुट अर्थात क्राउन ग्राफ्टिंग।
किरीट या मुकुट रोपण के अंतर्गत क्या करते हैं? किरीट या मुकुट रोपण के अंतर्गत जो स्कंद होता है उसकी मोटाई कलम से अत्यधिक लेते हैं, और इस प्रकार जैसे ये हमारे क्या स्कंद, तो स्कंद की मोटाई हमने अत्यधिक ली और कलम जो होती है उसकी मोटाई स्कंद से कम लेते हैं। तो इस प्रकार से एक ही स्कंद पर कई कलमें रोपित करके हमने पादपों का निर्माण कर सकते हैं। फिर हम इसमें बात करते हैं इसकी चौथी विधि। किसकी बात करते हैं? इसकी चौथी विधि जो है कलिका रोपण अर्थात बर्ड ग्राफ्टिंग। क्या है? कलिका रोपण। किसकी बात कर रहे हैं हम? कलिका रोपण की बात कर। तो कलिका रोपण के अंदर क्या करते हैं? स्कंद होता है, स्कंद के अंदर, स्कंद के ऊपर हम टी, स्कंद की छाल पर टी आकार का चिन्ह लगाते हैं। कैसे चिन्ह लगाते हैं? टी आकार का चिन्ह लगाते हैं। और जो फिर कलम की कलिका होती है उसे इस टी आकार के इसमें डाल के इसके ऊपर स्थापित कर देते हैं और इसे कस के बांध देते हैं, जिससे कुछ समय पश्चात एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे लैंगिक जनन की। तो जब तक आप इसे उतार लो, तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया। तब हम आगे बात करेंगे आवर्त बीजी पादपों और एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उसके अंतर्गत हम बात करेंगे इसकी। अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। हमने अलैंगिक जनन तो समझ गया है, तब हम किसकी बात करेंगे? लैंगिक जनन की अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम इसकी बात करते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी लैंगिक जनन, पादपों में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? सबसे पहले ये आता है लैंगिक जनन कहते हैं किसे है? तो लैंगिक जनन उसे कहते हैं इसमें पादप के जो एंड्रोसियम और जाइनोसियम अर्थात पुंमक और जायांग जो है भाग लेते हैं और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा और युग्मक संलयन के द्वारा भ्रूण अर्थात बीज का निर्माण करते हैं। किसे कहते हैं हम? जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन के द्वारा बीज अथवा भ्रूण का निर्माण होता है। तो अलैंगिक जननों में, अलैंगिक जनन मतलब पादप में जो पादप में जो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो किसमें संभव होती है? वो पादप के पुष्प में संपन्न होती है। किसमें? पादपों के किसमें संपन्न होती है लैंगिक जनन की प्रक्रिया? पुष्प में। किसमें संपन्न होती है? पुष्प में। तो हम पुष्प की विभिन्न पुष्प से संबंधित अनेक परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं? पुष्प का चित्र बना लेते हैं, जिससे हमें ये समझने में क्या हो? आसानी हो। तो अब हम पहले चित्र, और अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आए तो आप प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो अब हम बात करते हैं पुष्प लैंगिक जनन की, लैंगिक जनन की पादप में वो पुष्प के अंदर लैंगिक जनन का कार्य। तो इससे पहले मैं चित्र बना लेती हूँ ताकि आपको समझने में क्या हो? आसानी हो। और ये क्या हो? आसानी हो। और तो अब हम बात करते हैं तो ये पुष्प का जो पुष्प जिस व्रंत पे टिका होता है, तो पुष्प जिस शाखा से जुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्प व्रंत। क्या कहते हैं? पुष्प व्रंत। क्या कहते हैं? पुष्प व्रंत। और पुष्प व्रंत जो है वो आगे जाकर के एक चौड़े भाग के रूप में विकसित हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन अर्थात थैलेमस। क्या कहते हैं? पुष्पासन अर्थात थैलेमस। अब इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? दल पुंज। क्या कहते हैं? दल पुंज। और यहाँ पे ऐसी संरचना पद्धति से हम क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज, बाह्य दल। और इसे क्या कहते हैं? सिर्फ दल। और इसके साथ साथ ये जो ऐसा ये जो व्रंत लगा हुआ है, जो अंदर की साइड व्रंत लगा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? पुतंतु। क्या कहते हैं? पुतंतु था फिलामेंट्स। और इसके ऊपर ये जो संरचना बनी होती है उसे हम बोलते हैं पराग कोश। क्या कहते हैं? पराग कोश। और पराग कोश जिसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? योजी। क्या कहते हैं? योजी। और इन तीनों संरचनाओं से निर्मित होकर के जो संरचना बनती है, इन तीनों से मिलके जो संरचना निर्मित होती है उसे हम पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर था स्टेमेन या पुमंग या एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। फिर हम इधर आते हैं, इसे ये क्या होता है? ये होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। और ये होती है वृत्तिका। क्या होती है? ये हमारी ये होती है वृत्तिका। और ये जो वृत्तिका जिस भाग से जुड़ी होती है अंडाशय से उसे हम बोलते हैं वृत्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वृत्तिकाग्र। और इन तीनों से मिलकर जो संरचना निर्मित होती है, अर्थात ये मादा जनन तंत्र का मादा जनन अंग का निर्माण करते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर या जायांग तथा गायनोसियम। क्या कहते हैं? स्त्री केसर, जायांग या गायनोसियम। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इससे जुड़ी कुछ अन्य परिभाषाओं के बारे में, जैसे बाह्य दलपुंज। क्या होते हैं? बाह्य दलपुंज। जो बाह्य दलपुंज होते हैं
वे पुष्प के सबसे बाहरी भाग को कहते हैं। पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज कहलाता है, जो बाह्य दलों से मिलकर, हमने यहाँ पे पढ़ा था जी बाहर की जो संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य दल। तो बाह्य दलपुंज होता है बाह्य दलों से मिलकर बना हुआ होता है। फिर इसके बाद आता है दलपुंज। बाह्य दल के बाद क्या आता है, दलपुंज। तो दलपुंज जो होता है वह दलों से निर्मित संरचना होगी। सिंपल सी बात है, अगर बाह्य दलपुंज बाह्य दलों से निर्मित संरचना है तो दलपुंज की आगे दलों से निर्मित संरचना हो गई। फिर इसके बाद आते हैं जायांग। गायनोसियम, जायांग हमने पढ़ लिया। अंडा, जो जायांग होता है वो अंडकों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, अंडकों से मिलकर बना होता है। किससे, अंडकों से। और एक अंडक जो है वह अंडाशय, वृत्तिकाग और वृत्तिका से मिलकर बना हुआ होता है। एक अंडक किससे मिलकर बना हुआ होता है, अंडाशय, वृत्तिकाग और वृत्तिका से मिलकर बना हुआ होता है। फिर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, पुमंग की। किसकी बात करते हैं, पुमंग की। किसकी, पुमंग की। पुमंग क्या होता है, पुमंग जो होता है वो पुष्प का नर जनन अंग होता है। क्या होता है, नर जनन अंग होता है। और जो पुमंग होता है वह पुतंतु, योजी और परागकोश से मिलकर बना होता है। परागकोश, योजी और पुतंतु से जो निर्मित संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। और अगर ये जैसे हमने पढ़ा बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग, अगर ये चारों संरचनाएं किसी पुष्प में पाई जाती है तो उसे पूर्ण पुष्प कहा जाता है या पूर्ण पादप कहा जाता है, जैसे सरसों और मटर। इसी के साथ साथ जैसे अगर ये संरचना, इन चारों में से कोई सी भी संरचना किसी भी पुष्प में अनुपस्थित होती है तो उसे अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। तो अगर आपको, जैसे हमने लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न पूरी हो गई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।